हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवा जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप देख रहे थे पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र और विषय हिंदी साहित्य कहानी चयन का, ये पुस्तक का नाम है। इसमें 9 कहानियां हैं बच्चों। 9 कहानियों में से 7 कहानियों का हमने पिछले वीडियोज में अध्ययन करवा दिया है। अब हम आपको अध्ययन करवाने जा रहे हैं 8वीं कहानी का। तो आप देखेंगे 8वें नंबर की कहानी जिसका नाम है दाज्यू। दाज्यू मतलब बड़े भाई। तो आगे ये जो कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी। साथियों, दाज्यू कहानी जो है, इसमें पहाड़ी जीवन की गरीबी और समाज में समाई वर्ग भेद की स्थिति का जीवंत प्रमाण दिया गया है। जो पहाड़ी जीवन जीते हैं साथियों, वहाँ कौन कौन सी परिस्थितियाँ, कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप देख सकते हैं पहाड़ी जीवन की जो गरीबी होती है और उस समाज में समाई वर्ग भेद की स्थिति इस कहानी के माध्यम से समझाई गई है। तो आप देखेंगे, तो सबसे पहले हम आपको लेखक के परिचय से, जीवन परिचय से संबंधित थोड़ा सा अध्ययन करवा दें। देखिए आप आगे, शेखर जोशी लेखक हैं जो आपके इस कहानी के, दाज्यू कहानी के लेखक हैं। इनका जीवन परिचय साथियों, जोशी शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 या कुछ विद्वानों का मानना है 1932 और 1934 भी कुछ लोगों ने माना है। तो यहाँ देख लेंगे आप, सन 1932 या 34 में ओलिया गांव अल्मोड़ा में हुआ था। और इनकी शिक्षा जो है साथियों, इंटरमीडिएट पास होने के बाद में EME, जिसको सेना का नाम है ये, तो सेना में इनको जो है ना टेक्निकल पोस्ट पे अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई थी। और इनकी कहानियों में साथियों सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा से इनकी जो कहानियां हैं वो स्पष्ट परिवर्तन की आकांक्षा इसमें दिखाई देती है कि इनकी जो कहानी लिखी हुई है उनमें, उन सभी कहानियों में सामाजिक संघर्ष यानी समाज में परिस्थितियों के अनुसार क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष के करने के बाद क्या परिवर्तन आता है, ऐसी आकांक्षा इनकी पूरी कहानी में देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे आगे चलते हैं। हम आपको लेके कहानी का जो मूल भाव है उसकी बात कर लेते हैं। तो कहानी का मूल भाव है साथियों, देखेंगे आप, ये दाज्यू कहानी जो है, इसका मूल भाव आपको बताते हैं कि इस कहानी, पूरी कहानी का, इसमें दाज्यू कहानी में जो पहाड़ी जीवन की गरीबी और समाज में समाई वर्ग भेद की स्थिति का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और गरीबी के कारण मदन और जगदीश बाबू अपना पहाड़ी जीवन छोड़कर शहर आ जाते हैं। और कहानी में भावुकता की अपेक्षा, आप देखेंगे अभी अध्ययन करवाया जाएगा, कहानी में भावुकता की अपेक्षा उससे भी बड़ी चीज है। क्या बड़ी चीज है? वर्ग भेद, जाति भेद जिसको बोलते हैं, वर्ग भेद। यह वर्ग भेद बड़ा ही खौफनाक है साथियों। यह हर घर परिवार और प्रदेश के आदमी को आदमी नहीं रहने देता, क्योंकि आप जानते ही हैं जहाँ जातिवाद वर्ग भेद आ जाए वहाँ इंसान नहीं रह पाता, उसमें कितनी बेकारियां उत्पन्न हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं। तो साथियों, दाज्यू शब्द की जो आवृत्ति है सुनकर जगदीश बाबू जो हैं वो, उनके मन में वर्ग भेद जाग जाता है। तब मदन के हृदय को गहरी चोट पहुंचती है। परिणाम स्वरूप मदन के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और जगदीश बाबू उसके लिए दाज्यू के स्थान पर साहब बनकर रह जाते हैं। साथियों, कहानी का अंत अत्यंत प्रभावपूर्ण और आकर्षक है, जैसा कि हम आपको अभी बताएंगे। ये जो कहानी है, इसमें सबसे पहले आपको पात्रों के नाम बता दूं। इसमें मुख्य पात्र जो है
वो मदन है। मुख्य पात्र मदन और अन्य पात्र जगदीश बाबू और दूसरा है हेमंत, जो जगदीश बाबू का ही मित्र है। तो साथियों आप देखेंगे ये जगदीश बाबू और मदन एक बालक है, 12-13 साल का बालक है ये मदन। तो ये दोनों ही पहाड़ी जीवन छोड़ करके शहर में आ जाते हैं गरीबी के कारण। तो इसने जो है ना एक होटल में बैरे की नौकरी इसको मिल जाती है, किसको, मदन को। ये दो पात्र है, मुख्य पात्र मदन नाम है, एक बालक है उसका। तो इसको बैरे की नौकरी मिल जाती है और वहां पर ये नौकरी करने लगता है। कुछ टाइम बाद देखता है कि ये जगदीश बाबू जो है वहां आ जाते हैं अचानक। तो मदन जो है बड़ा फुर्तीला स्वभाव का है, बहुत ही फुर्ती है इसके अंदर। ये दौड़ दौड़ के चाय पकड़ाता है लोगों को, दौड़ दौड़ के नाश्ता पकड़ाता है। तो जिस समय जगदीश बाबू पहली बार उस ढाबे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ये मदन जो है ना भाग भाग के सबकी सेवा में लग रहा है, सबको चाय नाश्ता फटाफट दे रहा है। उससे प्रभावित होकर के जगदीश बाबू ने उसका नाम पूछ लिया। बच्चे ने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम मदन है, और नाम बताते ही उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। तो जैसे ही उसने अपने गांव का नाम बताया, तो उसने जैसे ही पूछा कि मदन को कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मदन ने बताया कि मैं पहाड़ी क्षेत्र में एक गांव का नाम है डोटिया लगो का रहने वाला हूँ। ये नाम सुनते ही जगदीश बाबू के अंदर, जो कि एक प्रवासी के रूप में वहां आए हुए थे, और इनका जो है ना वहां पर प्रवासी रूप में पहुंचना और अजनबीपन से जो ग्रसित थे उनके अंदर एक आत्मीयता जाग जाती है मदन के प्रति। आत्मीयता जागते ही मदन को भी लगता है कि कोई मेरा बड़ा भाई जैसा मिल गया है, और उनको भी आत्मीयता उससे हो गई। तो वो साहब की जगह उनको दादी यानी बड़े भाई के रूप में उनको पुकारने लग जाता है। तो आप देखेंगे आगे अभी हुई पात्रों की बात। तो इसने जैसे ही डोटिया लगो गांव का नाम लिया तो मदन सुनकर के बोलते हैं कि हाँ भाई मैं भी आपके गांव के पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। ऐसा सुनते ही बच्चों आप समझ सकते हैं, जब कभी हम बाहर जाते हैं और वहाँ कोई हमारे गांव का या हमारे गांव के आसपास का अचानक हमें कहीं मिल जाता है तो हमारे अंदर कितनी आत्मीयता बढ़ जाती है। वही स्थिति यहाँ मदन की है। मदन को लगा जैसे हमारे घर से ही कोई आ गया है, और पूरी आत्मीयता के साथ वो और फुर्ती से और ज़्यादा आत्मीयता से और ज़्यादा साहस से काम में जुट जाता है, और उसको बहुत अच्छा लगता है जगदीश बाबू से मिलके। तो आगे आप देखेंगे, आगे आपको ले चलते हैं हम। तो अभी आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि दाजी कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए और उसकी कथा वस्तु की कलात्मक समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न है आपका, इसे मूल संवेदना और कथा वस्तु की कलात्मक समीक्षा पूछी गई है आपको। तो आंसर में हम ले चलते हैं आपको परिचयात्मक भूमिका की ओर। देखेंगे आप आगे परिचयात्मक भूमिका क्या है इस कहानी की, तो आप आगे अध्ययन करेंगे इसका। देखेंगे नई कहानी के आरंभिक दौर में सबसे अधिक सक्रिय और सचेत दिखाई पड़ने वाले कहानीकारों में बच्चों शेखर जोशी का नाम महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियों में सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा पूरी तरह
तीव्रता के साथ स्पष्ट हुई है। साथियों, दाजियों कहानी उनकी इसी प्रकार की है। उन्होंने पहाड़ी जीवन से संबंधित कहानियों की रचनाएं की हैं। दाजियों कहानी में भी पहाड़ी जीवन की गरीबी और समाज में समाई वर्ग भेद की स्थिति का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये था इसका परिचयात्मक भूमिका। अब हम बात करेंगे कथा वस्तु की। कथा वस्तु की ओर ले चलते हैं आपको। कथा वस्तु देखते हैं। कथा वस्तु में क्या समझाया गया है आपको। साथियों, शेखर जोशी की कहानी जो है दाजियों, ये कहानी भावुकता की अपेक्षा वर्ग भेद की भावना का प्राकट्य करने वाली है, क्योंकि इसमें वर्ग भेद आ जाता है, आपको आगे बताया जाएगा। और एक सशक्त कहानी जो है दाजियों नाम की, वो वर्ग भेद उत्पन्न करती है। इस कहानी की जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है साथियों। मदन नाम का 9-10 वर्ष का बालक एक छोटे से कैफे में बैरे का काम करने लग जाता है। जो अजनबीपन से ग्रसित प्रवासी जगदीश बाबू जब इस कैफे में आते हैं तो उनकी मुलाकात बैरे मदन से होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। साथियों, मदन नम्रता से झुककर और मुस्कुराकर स्वागत करता है और सिंगल चाय का ऑर्डर पाकर पलक झपकते ही चाय लेकर हाजिर हो जाता है। बच्चों, बैरे की चुस्ती और फुर्ती देखकर जगदीश बाबू प्रभावित होकर उसके बारे में जानने के लिए, उसका नाम और मूल निवास के बारे में जानने के लिए उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वह अपना नाम मदन और अपने गांव का नाम डोटिया लंगो बताता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया था इसी वीडियो में। और साथियों, यह जानकर जगदीश बाबू उससे कहते हैं कि मैं भी उसके निकटवर्ती गांव का ही रहने वाला हूँ। यह सुनकर मदन प्रसन्न हो जाता है और जगदीश बाबू में घर के सदस्यों की परछाई देखकर अजनबीपन की जगह आत्मीयता का प्रदर्शन करने लगता है। साथियों, कोई भी हो इस जगह तो दाजियों दाजियों कहकर जगदीश बाबू को आत्मीयता के साथ पुकारने ही नहीं लगता है, बल्कि कैफे में आने पर उनका खाने पीने में ध्यान रखने में विशेष ध्यान देता है और उनके आदेश को बड़े भाई का आदेश मानकर स्वीकार करने लगता है। बच्चों, दूसरी ओर दाजियों शब्द की आवृत्ति पर, यानी बार बार दाजियों दाजियों बोलने पर क्या होता है, जगदीश बाबू के मध्य वर्गीय विचार जाग उठते हैं और वह कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? चाय नहीं। लेकिन यह दाजियों दाजियों क्या चिल्लाते रहते हो? मदन से बात कर रहे हैं जगदीश बाबू और क्या कह रहे हैं? दाजियों दाजियों क्या चिल्लाते रहते हो? यह कहते ही उनका मुख क्रोध से तमतमा गया और कहने लगे कि तुम दूसरे की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो? किसी के भी सामने दाजी दाजी चिल्लाने लगते हो। ऐसा किसने कहा? जगदीश बाबू ने मदन, बालक जो 9-10 वर्ष का बालक था, उससे कहा कि तुम दूसरे की प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखते हो, सभी के सामने दाजी दाजी चिल्लाने लगते हो। प्रतिष्ठा मतलब वर्ग भेद आ गया है, आप समझ सकते हो। जगदीश बाबू एक ऑफिसर थे और वो एक बैरे का काम करने वाला बालक था, लेकिन यहाँ भावना को आहत करने के लिए ये कहानी जो है भावनाओं को आहत कर रही है यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा। तो यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं है बच्चों, यहाँ क्या वर्ग भेद आ जाता है और जगदीश बाबू इस प्रकार उस बालक को झिड़क देते हैं। तो साथियों, जगदीश बाबू के इन शब्दों को सुनकर मदन को गहरा आघात लगता है। वह कोठरी में जाकर मैनेजर से सिर दर्द का बहाना बनाकर सिसक कर रोने लगता है। साथियों, इस सिसक में उसका अपनापन धुल गया और उसमें अपनत्वमयी भावनाओं के बीच विवेक बुद्धि जाग गई। परिणामतः उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया।
और वह दाजू शब्द के स्थान पर साहब शब्द का प्रयोग करने लगा। उसे लगा कि मैंने गलत ही इनको अपना भाई मान लिया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ सोच के। पहले वो दाजू दाजू करता था, लेकिन अब उसने मन बना लिया, उसका अपनापन जो था वो खत्म कर लिया और अपनी भावनाओं को उसने दबा लिया और उसी स्थान पर वो क्या कहने लगा, साहब शब्द का प्रयोग करने लगा। साथियों, हेमंत के द्वारा, हेमंत कौन था, जगदीश का मित्र, जगदीश बाबू जो थे उनका मित्र था, तो हेमंत के द्वारा पूछे जाने पर भी उसने नाम पता बताने के स्थान पर चुप रहना ही उपयुक्त समझा। क्योंकि दूसरी बार जब हेमंत आया उसी कैफे में, जगदीश बाबू हेमंत को जब लेकर आए, तो हेमंत ने भी वही सवाल कर लिया कि बेटे आपका नाम क्या है, आप किस गांव में रहते हो। उसने बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अपने दिल पर भावनात्मक रूप से चोट खा चुका था। उसे लगा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तो उसने चुप रहना ही उचित समझा और वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो साथियों, आगे देखेंगे, उसने कुछ नहीं बताया। बॉय शब्द कहकर आवेश में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने क्या बताया, बॉय, क्या नाम है, बॉय। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी में भावुकता के बीच वर्ग भेद की भावना को उजागर करने के लिए किसी फार्मूले का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि वर्ग भेद की स्थिति को बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुत कर दिया है। तो साथियों, ये था आपका इस दाजू कहानी का कथा वस्तु। और अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं कथानक की समीक्षा की ओर। तो आप देखेंगे कथानक की समीक्षा। कथानक की समीक्षा, आगे आप देखेंगे कथानक की समीक्षा में बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, कथानक की दृष्टि से शेखर जोशी की दाजू कहानी एक सफल कहानी है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो दाजू कहानी का कथानक संक्षिप्त, आकर्षक और आत्मीय भाव पर आधारित है, जिसमें जगदीश बाबू प्रवासी को जब उसके गांव के आसपास का कैफे में काम करने वाला बॉय मिल जाता है, तो परिचय की परंपरा में गांव की नज़दीकता मदन के मन में आत्मीय भाव को जागृत कर देती है। वह भी जगदीश बाबू को आत्मीयता के बीच बड़ा भाई मानकर दाजू कहकर पुकारने लगता है। साथियों, सबके मध्य दाजू शब्द का उच्चारण सुनकर जगदीश बाबू का अहम जाग जाता है और वह मदन से चिल्लाकर बोलता है, क्या बोलता है, तुम किसी की प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रख सकते, दाजू दाजू ही चिल्लाते रहते हो। यह सुनकर मदन का आत्मीयता से पूरित दिल टूट जाता है। उसको बहुत ठेस पहुंचती है उसके दिल में। तो आत्मीयता का भाव जैसे ही था, मदन को यह सुनकर के वो दिल टूट जाता है उसका। साथियों, उसकी विवेक बुद्धि जाग जाती है और वह दाजू की जगह पर साहब शब्द का प्रयोग करने लग जाता है। बच्चों, हेमंत के पूछने पर भी वह यही कहता है कि मुझे यहाँ बॉय कहते हैं, और आवेश में उसका चेहरा तमतमा उठता है। किसका? मदन का। तो देखेंगे छात्रों, कहानी को मानव जीवन से संबंधित होना चाहिए। दाजू कहानी का कथानक भी मानव जीवन और उसमें समाये व्यवहार से संबंधित है। कथानक में प्रवाह होना चाहिए, उसमें श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए तथा उसमें स्वाभाविकता भी होनी चाहिए। साथियों, दाजू कहानी के कथानक में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। कहानी की आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत, ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी?
आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत। ये 5 जो अवस्थाएं हैं कहानी की, तो इनमें कथानक का आरंभ आकर्षक होना चाहिए तथा शेष कथा वस्तु से उसका पूरा सामंजस्य होना चाहिए एवं उससे कहानी का पूरा परिचय मिलना चाहिए। साथियों, दाज्यू कहानी का आरंभ मदन के आकर्षक व्यक्तित्व से होता है और उसी के आकर्षण के से प्रभावित होकर अजनबी जगदीश बाबू उसका मदन नाम पता पूछता है। गांव की नज़दीकता जानकर मदन उससे अधिक संबंध बना लेता है, लेकिन दाज्यू शब्द की आवृत्ति सुनकर जब जगदीश बाबू के मन में वर्ग भेद का भाव जाग उठता है, तब मदन के हृदय को गहरी चोट पहुंच जाती है। उसका हृदय द्रवित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। साथियों, परिणाम स्वरूप मदन के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और जगदीश बाबू उसके लिए दाज्यू के स्थान पर, दाज्यू यानी बड़ा भाई मानता था वो, तो दाज्यू के स्थान पर साहब बनकर रह जाते हैं। बच्चों, यह कहानी की चरम सीमा ही होती है और कहानी के अंत में जब हेमंत मदन से उसके बारे में पूछता है, तब वह कुछ न बोलकर इतना ही कहता है, बॉय कहते हैं। इतना कहने पर उसका चेहरा आवेश में तमतमा उठता है। साथियों, कथा वस्तु का यह अंत अत्यंत प्रभावपूर्ण और आकर्षक है। आपने समझ लिया होगा, कहानी का भावार्थ आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यही आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कहानी का, दाज्यू कहानी का पहला प्रश्न पूरा हो जाता है। अब हम ले चलेंगे आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर।